Students, today we are going to discuss the illustration number 13 of NPO. ये बेटा कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें एक स्टूडेंट को रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन बनाने के लिए गिवन होता है एनपीओ के अंदर, और उसको देख के उसको बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होती है। ये एक स्टेटमेंट है मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली की 2014 ईयर की है, यानी हमारा करंट ईयर 2014 है। इसमें करंट ईयर क्लियर होना ज़रूरी है क्योंकि हमें एडजस्टमेंट करनी होती है जिसमें हमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डिफरेंस पता होना चाहिए। अब रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट आपके सामने है। डेबिट साइड पे जिसमें रिसीप्ट्स गिवन है आप देख रहे हैं, और क्रेडिट साइड पे ऑल पेमेंट्स आर गिवन। जो रिसीप्ट एंड पेमेंट की शुरुआत में बैलेंस बीडी लिखा हुआ है वो कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है जो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, यानी 13 की बैलेंस शीट में। और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, यानी ईयर 2014 की बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। उसके अलावा नीचे सारी एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं। सब्सक्रिप्शन जैसे आउटस्टैंडिंग 13 में कितनी थी, 14 में कितनी थी, यानी इनकम की एडजस्टमेंट, एज वेल एज एक्सपेंसेस की भी एडजस्टमेंट गिवन होती हैं। जैसे सैलरीज आउटस्टैंडिंग की 2013 में कितनी थी, 14 में कितनी थी। ऑन 31 मार्च 2013 क्लब के पास क्या एसेट्स की पोजीशन थी, इन्वेस्टमेंट कितनी थी, फर्नीचर कितना था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना था, सारी डिटेल इसमें ये गिवन होगी नीचे से। और हमें बनाना होगा इसके अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट 2014 का, यानी करंट ईयर का, एंड और बैलेंस शीट बनानी होगी। और साथ ही साथ ये भी गिवन है कि आपको डेप्रिसिएशन भी लगाना है, फर्नीचर पे 20% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25%। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। एक बार आप इसको नोट भी कर लें ताकि क्वेश्चन करते वक्त आप साथ साथ इसको देख सकें। तो सबसे पहला काम एक स्टूडेंट को क्या करना होता है, जब उसको इस तरह से रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट और ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसको बनानी है ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब जैसे हमारा करंट ईयर है 2014, तो 2013 की जो बैलेंस शीट होगी वो होगी आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट। तो कौन सी बैलेंस शीट बनानी है, 2013 की बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में आपको पता है आपको लायबिलिटीज़ और एसेट्स लिखनी है, ठीक है। रिसीप्ट और पेमेंट के अंदर तो रिसीप्ट्स और पेमेंट है, सिर्फ कैश का बैलेंस है, एसेट एक ही एसेट का बैलेंस है इसके अंदर। तो कैसे इसको बनाएंगे, मैं आपको साइड बाय साइड इसको बना के दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 6900। सबसे नंबर 1 पे सबसे पहला काम आपका होगा इस कैश बैलेंस को आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखें, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे कैश का बैलेंस 6900, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या कर लिया, कैश का बैलेंस लिख लिया 6900। उसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा, बाकी इन्फॉर्मेशन इसमें एसेट्स की कहाँ से मिलेगी, हमें लायबिलिटीज़ की कहाँ से मिलेगी, इसके अंदर से नहीं मिलेगी, नीचे जो एडजस्टमेंट गिवन होंगी उनमें से आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है। जैसे अब इसके अंदर ये बता रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31, 2013 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000 की थी। जब आपको सब्सक्रिप्शन का पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होती है दैट मीन्स अभी एनपीओ को मिलनी रहती है। तो 13 में कितनी मिलनी रहती थी, 12,000। तो वो आपकी कहाँ दिखाई जाएगी, एसेट साइड पे वो शो की जाएगी आपको। यहाँ पे आप लिख देंगे उसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 12,000 आप यहाँ पे 12,000 शो कर दें, क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन। दूसरी सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है वो 2014 की है, तो वो उसी बैलेंस शीट में जाएगी, 14 की बैलेंस शीट में। उसके बाद सैलरीज़ के बारे में बताया है कि सैलरीज़ जो आउटस्टैंडिंग थी 2013 की और 14 की, 13 की है 6,000 और 7,500 है 14 की। अब जो सैलरीज़ हैं, सैलरीज़ आप ये देखो बेटा, पेमेंट्स में दी हुई है सैलरी, तो दैट मीन्स वो एक पेमेंट है। तो पेमेंट मीन्स हमारा खर्चा है, और खर्चे की आउटस्टैंडिंग मतलब हमारी तरफ से अभी वो देनी रहती है, यानी एनपीओ हमारी मतलब एनपीओ की तरफ से देनी रहती है। तो जब हमने कोई चीज़ अभी पेमेंट करनी रहती है, आउटस्टैंडिंग है, तो हमारी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ शो की जाएगी, 13 की आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटीज़ में शो की जाएगी। कहाँ पे शो की जाएगी, यहाँ आप इसको शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। कितनी है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, 6,000 आपकी है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो 6,000 हम इसको शो कर दें, क्लियर। उसके बाद नीचे पढ़िए
31 मार्च 2013 को क्लब के पास इन्वेस्टमेंट है 36,000 की इन्वेस्टमेंट है 36,000 की, तो वो एसेट्स में दिखाई जाएंगी। ये फर्नीचर है, ये भी उसमें दिखाया जाएगा एसेट्स में। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, ये भी एसेट्स में दिखाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नीचे गिवन नहीं है 13 की, आपको 13 की बैलेंस शीट के लिए। तो देखिए आप इसी के अंदर देख लीजिए, कैश इन हैंड आपने लिया 6900, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000, इन्वेस्टमेंट 36,000, फर्नीचर 30,000 एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 60,000। इन सब का टोटल ले लिया। इसमें से लाइबिलिटी सिर्फ एक ही थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस टोटल में से लाइबिलिटी को माइनस करके जो गैप आएगा, डिफरेंस आएगा, बैलेंस आएगा, वो कहलाएगा आपका कैपिटल फंड। आपको बताया था कि एनपीओ में कैपिटल अकाउंट नहीं होता, कैपिटल अकाउंट की जगह पे क्या होता है, कैपिटल फंड होता है। क्या होता है? कैपिटल फंड। तो ये क्या आ गया आपके पास? कैपिटल फंड आ गया 138900 इस क्वेश्चन के अंदर। इस कैपिटल फंड का यूज़ हमारा आगे भी होगा क्वेश्चन में, तो हमने एक बार यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो इस बैलेंस शीट को बनाने का मेन पर्पस क्या था? इस कैपिटल फंड को फाइंड आउट करना। ठीक है, अब बनाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को जब हम बनाएंगे तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो मैंने पहले भी बताई थी, कि इसमें हम सिर्फ करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन को शो करेंगे, ना और रेवेन्यू नेचर की इनकम को शो करेंगे। करंट इन्फॉर्मेशन और दूसरा रेवेन्यू नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएंगे। सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड पे जाएंगे हम। तो रिसिप्ट में आपने नंबर 1 पे जो चीज़ है वो कहाँ ले गए आप? बैलेंस शीट में ले जा चुके हो। उसका काम तो ख़त्म हो गया, उसका काम ख़त्म हो चुका है आपका पेंसिल। तो अब दूसरे नंबर की आइटम देखो, आपकी सब्सक्रिप्शन। अब इसका आपको पता है, अब आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है क्या ये रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है। ये चीज़ चेक करनी है आपको, क्योंकि अगर तो रेवेन्यू नेचर की है तो आप इनकम और एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे, और अगर कैपिटल नेचर की है तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, वो जाएगी बैलेंस शीट में। जो बैलेंस शीट आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनने वाली है, उस बैलेंस शीट के अंदर लेके जाएंगे हम उसको। तो ये सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन मैं आपको पहले भी ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ। तो सब्सक्रिप्शन आपकी कहाँ जाती है? सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर की है, तो ये आपकी जाएगी इनकम और एक्सपेंडिचर में। तो इसको लेके चलते हैं वहाँ पे। ठीक है, देखिए सब्सक्रिप्शन कितनी अमाउंट दी हुई है वहाँ पे? 169200 का टोटल अमाउंट गिवन है। तो टोटल लिख लेते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट से देख के। इसमें हम फिर एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट आपको बताई हुई हैं, 2 आउटस्टैंडिंग की होती हैं और 2 एडवांस की होती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जब हमने अभी इन्फॉर्मेशन रीड करी थी तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बता रखी थी, 2013 की भी और 14 की भी। तो आप क्या करेंगे? 13 वाली आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे और 14 वाली आउटस्टैंडिंग क्या कर देंगे आप? प्लस कर देंगे। यही किया हुआ है। तो आपका एडजस्ट करके आ जाएगा 175200। मेरे हिसाब से शायद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद वापस चलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। हम क्या क्या जो हम करते जा रहे हैं उसको हम एक टिक लगा सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। ये हो गया, सब्सक्रिप्शन भी हो गया। उसके बाद है इंटरेस्ट। अब आप इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट आपको रेगुलरली रिसीव होता है, ये भी रेवेन्यू नेचर का है। रेवेन्यू नेचर है, दैट मीन्स इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो ये भी इनकम और एक्सपेंडिचर में चला गया। बाय साइड इनकम में 900 का ये भी वहाँ शो कर दिया आपने। ठीक है, उसके बाद अगली आइटम है आपकी डोनेशन। डोनेशन के बारे में नीचे हमने इतनी इन्फॉर्मेशन पढ़ी, कहीं पे कुछ मेंशन नहीं था, कुछ नहीं बताया हुआ था कि डोनेशन किसी खास पर्पस के लिए है। तो हम जर्नल मानते हुए 18,000 है, तो जर्नल डोनेशन जो भी होगी वो कैसे नेचर की होगी? आपकी रेवेन्यू नेचर की होगी। तो वो भी इनकम और एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे चली जाएगी। देखिए चली गई वो भी, डोनेशन भी 18,000 की वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वापस आ जाइए, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। बेटा बिल्डिंग बनाने के लिए कोई डोनेशन दी जा रही है। जब भी किसी पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन होगी, वो स्पेसिफिक डोनेशन होगी। और स्पेसिफिक डोनेशन कहाँ पे आएगी? स्पेसिफिक डोनेशन बार बार नहीं मिलेगी। तो वो स्पेसिफिक डोनेशन आपकी कैपिटल नेचर की होगी। कौन से नेचर की होगी? कैपिटल नेचर की। और जब कोई चीज़ कैपिटल नेचर की होती है तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर में तो आती ही नहीं, वो कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में जाएगी। तो इसके आगे आप शॉर्ट में बी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम अभी छोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैच फंड। फंड की ट्रीटमेंट मैंने आपको कराई थी। मैच फंड, प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड, जितने भी फंड्स होते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं। तो इसको भी छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद है मिसलेनियस रिसिप्ट। मिसलेनियस मतलब होता है विविध प्राप्तियाँ, छोटी मोटी प्राप्तियाँ, छोटे मोटे अमाउंट है, रेवेन्यू नेचर है। ऐसे ही सेल ऑफ ग्रास है, ये भी रेवेन्यू नेचर है, रेगुलरली मिलती हैं। तो ये दोनों रिसिप्ट कहाँ जाएंगी? इनकम और एक्सपेंडिचर में। देखें, देखो दोनों एडजस्टमेंट दोनों है ना वहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद अब आपने ये जो आपका रिसिप्ट साइड है, अब हमने पूरी कर ली डिस्कस। हमने मेन क्या किया, 3 भागों में बट गई है। एक तो कैश का बैलेंस था, वो चला गया बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद जो रेवेन्यू नेचर वाली आइटम्स थी वो सब कहाँ चली गई, वो सब कहाँ चली गई आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर में। और जो बच गई कैपिटल नेचर वाली, उनके आगे हमने बी लिख दिया, ताकि हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो हम वहाँ ले जाएंगे उनको। उनके आगे भले आप सी भी लिख लो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए, सी बी, ताकि आसानी से आपको याद रहेगा। ठीक है। उसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है, जितनी मैंने क्वेश्चन कर रही थी, जब कोई मैं इनकम लेके जा रही थी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो उससे रिलेटेड मुझे साथ साथ उसकी एडजस्टमेंट को भी ध्यान में रखना है कि किसी की आउटस्टैंडिंग वगैरह या प्रीपेड वगैरह तो नहीं है। जैसे जनरली वैसे आपको क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन के ही ऐसा मिलेगा, और सब्सक्रिप्शन के ध्यान से करना है आप। ठीक है। उसके बाद पेमेंट साइड पे जाएंगे आप। पेमेंट को भी 1 बाय 1 आपने ऐसे ही एनालाइज करना है। पेमेंट को भी 1 बाय 1 एनालाइज करके देखना है कि रेवेन्यू नेचर है कि कैपिटल नेचर है। अब आप ये देखो, इसमें सबसे पहले है मैच एक्सपेंसेस। और मैच एक्सपेंसेस मैंने आपको कराया था वहाँ पे भी, अगर किसी का फंड एग्जिस्ट करता है तो उसके एक्सपेंसेस उसी फंड में से जाके सब्ट्रैक्ट होने हैं। जैसे अब ये मैच एक्सपेंसेस है, तो आप चेक करेंगे कि मैच फंड है। हाँ जी, मैच फंड है, हमने अभी देखा था 30,000 का, और ये एक्सपेंसेस कितने के, 20 के, पूरे हो जाएंगे वहाँ से। तो इसको इनकम और एक्सपेंडिचर में लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको वहीं बैलेंस शीट में लेके जाएंगे और वहीं जाके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप अगर इसको भी, अगर आप लगता है कि आप भूल जाएंगे, तो आप इसको भी एक साइन लगा सकते हैं आप इसके साथ भी, कि हम इसको भी नोट कर लेते हैं कि इसको भी हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके जाना है। इसके साथ भी आप सी बी लिख सकते हैं। उसके बाद इसको छोड़ दिया। उसके बाद रेंट भी रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है, रेवेन्यू नेचर का है, तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा आपका रेंट। देखिए रेंट 28800 जितना भी था, क्योंकि नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है रेंट की, तो एज ए सिंपल चला जाएगा। उसके बाद सैलरी भी रेवेन्यू नेचर की है 72,000 की, लेकिन सैलरी की 2 एडजस्टमेंट है, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग भी है और करंट ईयर की भी। जब पेमेंट की होती है एडजस्टमेंट, तो पेमेंट में आप खुद सोचो कि पिछले साल भी देना रहता था और इस साल का भी देना रहता है। इसमें उल्टा चलता है। इसमें जो पिछले साल वाली आउटस्टैंडिंग है वो आपकी क्या होगी, देखो पिछले साल वाली जो आउटस्टैंडिंग है इसमें भी लेस की गई है 13 की, और करंट ईयर वाली जो है वो क्या की गई है, ऐड की गई है आउटस्टैंडिंग। ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है इसमें भी। ठीक है आपका, कि करंट ईयर वाली ऐड हो रही है और लास्ट ईयर वाली लेस हो रही है। ठीक है। उसके बाद अगली पेमेंट आप देखेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस, रेवेन्यू नेचर है, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसको भी आप ले जाएंगे, कहाँ पे ले जाएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, अगली आइटम है इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। मैं बहुत क्लोजली दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए। इन्वेस्टमेंट परचेज मतलब इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट होती है। किसी भी बिजनेस के लिए या एनपीओ के लिए एसेट होती है, तो एसेट बार बार नहीं खरीदी जाती, तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, तो ये भी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसको भी छोड़ देते हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर की पेमेंट करी है, ये हर महीने होती है, रेवेन्यू नेचर है, ये आपका जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर में। उसके बाद है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मतलब स्पोर्ट्स का सामान, क्योंकि क्लब है तो स्पोर्ट्स का सामान तो आता ही रहता है। एसेट है ये भी एक, तो ये भी रो नहीं खरीदा जाएगा, तो ये भी कहाँ जाएगा आपका बैलेंस शीट में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ एसेट्स दी होंगी जो आपने खरीदी होंगी, एसेट्स तो नहीं आएंगी, वो तो बैलेंस शीट में जाएंगी, लेकिन अगर इनके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बोला गया है तो वो रेवेन्यू नेचर है, वो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर की डेबिट में दिखाया जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन में नीचे आ जाइए आप, नीचे आपको बताया होगा अगर डेप्रिसिएशन लगाना होगा, जैसे ये देखिए बताया हुआ है कि डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 20 लगाना है, स्पोर्ट्स पे 25, लेकिन आप फर्नीचर के ऊपर उन्होंने 20 बोला। ठीक है, तो आपने इस साल फर्नीचर तो कोई ख़रीदा है नहीं, लेकिन पिछले साल की बैलेंस शीट में देखिए फर्नीचर है आपके पास, कितना है 30। इसका मतलब डेप्रिसिएशन 30 के ऊपर लगना है, 30,000 के ऊपर जितनी परसेंटेज बोली गई है 20। तो देखो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर में जाके 30,000 के ऊपर 20% लगाया है, 6,000 का डेप्रिसिएशन लगाया गया है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पिछले साल भी हैं, पहले भी पड़े हुए हैं 60,000 के, और इस बार भी खरीदे गए हैं। इस बार कितने के खरीदे गए हैं, 96,000 के। तो 60,000 के पहले से हैं, 96 के और खरीद लिए, दोनों को प्लस कर लीजिए, जितना टोटल आएगा उसके ऊपर आपका जितनी परसेंटेज बोली है 25%, वो कैलकुलेट करके वो भी लगा दिया जाएगा। यानी जो डेप्रिसिएशन लगाते वक्त आपने एसेट को पिछला बैलेंस भी देखना है, और अगर और परचेज किया है वो प्लस करके फिर परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है।
नीचे वर्किंग नोट में भी ये चीज़ आप दिखा सकते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं दिखाया हुआ है कि हमने डेप्रिसिएशन कैसे लगाया है। एक तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसका, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में, प्लस अगर और परचेज किया है साल के दौरान तो उन दोनों को प्लस करके उसके ऊपर परसेंटेज से डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। ठीक है, अब सारी आइटम हो चुकी हैं इधर की। ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है जो बैलेंस शीट में जाना है, इसको हमने नहीं लेके जाना है इसमें। उसके बाद आप एसेट्स का टोटल करेंगे दोनों तरफ में, जिसका टोटल ज़्यादा आएगा। अगर इनकम्स का टोटल ज़्यादा आ रहा है आपका एक्सपेंसेस से, तो जो डिफरेंस है वो कहलाएगा आपका सरप्लस। अगर सपोज करो ये टोटल ज़्यादा आता, ये कम आता, फिर इसमें से इसको माइनस करके यहाँ जो लिखा जाता वो क्या कहलाता, आपका डेफिसिट कहलाता, यानी आपके एक्सपेंडिचर्स इनकम से ज़्यादा है। अब आपकी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, उसको क्या बोला जाएगा, सरप्लस बोला जाएगा। यानी यहाँ से आपने सरप्लस फाइंड आउट कर लिया। अब आ जाते हैं लास्ट स्टेप पे, बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी 2014 की बैलेंस शीट। ये भी बहुत सिंपल है, आपने पहले की भी हुई है बैलेंस शीट, +1 में भी आपने पढ़ रखी है, और इवन इसे साथ साथ टैली कर करके बनाएंगे पुरानी बैलेंस शीट से। पिछले वाली में कैश इन हैंड आपने उठाया था 6900 यहाँ से। अब के लिए कैश इन हैंड कौन सा है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो लास्ट वाला दे रखा है 56340, ये आपका कैश इन हैंड का बैलेंस आ गया नंबर 1 पे। ठीक है, नंबर 2 पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल की 12000 है, तो करंट ईयर की भी आपको बता रखी है 18000 है, वो प्लेस कर देंगे आप। ऐसे ही साइड बाय साइड रख के करेंगे ना तो कोई आइटम मिस नहीं होगी आपकी भी। कैश इन हैंड अपना ले लो इस साल करंट वाला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी 2014 वाली ले लो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट देखो 36 की तो पहले से है और भी खरीदी है, तो आप दोनों को प्लस करके दिखाएंगे भी। 36 की तो पहले से है और 90 की और खरीद ली, टोटल हो गया 1,26,000। उसके बाद अगली चीज़ है फर्नीचर। इस फर्नीचर को लिखेंगे उसमें 30 और ख़रीदा है तो ठीक है प्लस कर दो, नहीं खरीदा है तो छोड़ दो। हाँ, डेप्रिसिएशन लगाया है तो वो माइनस करके दिखाया जाएगा। जैसे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 6000 लगा है, वो लेस करके दिखा दिया। ऐसे उससे लास्ट आइटम है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 60 के पहले हैं और कितने के खरीदे हैं, 96 के। तो 60 में पहले 96 वो प्लस किए और उसमें से डेप्रिसिएशन जो लगाया वो माइनस करके बैलेंस लिख दिया। उसके अलावा यहाँ पे और कोई आइटम नहीं है पिछले साल। आप ऊपर भी चेक कर लें, कोई और एसेट हो नई खरीदी हो, जैसे इन्वेस्टमेंट है वो आ चुकी हैं, स्पोर्ट्स है वो आ चुका है। इसके अलावा हो सकता है कोई और एसेट हो जो पिछले साल ना हो और अब आपने खरीद ली हो, तो वो चली जाएगी बैलेंस शीट में। जैसे इस क्वेश्चन में तो नहीं है ऐसा कुछ भी। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटी साइड पे आ जाओ। लायबिलिटी साइड को भी कंपेयर करके बना लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 6000 है, लेकिन इस बार की कितनी है, 7500। उसके अलावा अभी कोई आइटम नहीं थी पिछली बैलेंस शीट में, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हम अगर देखें रिसिप्ट्स में हमें वो चीज़ें मिलेंगी जो हमें लायबिलिटी साइड पे दिखानी है। डोनेशन है बिल्डिंग फंड के लिए जो मिली हुई है, लायबिलिटीज़ में जाती है, देखिए दिखाई हुई है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। ठीक है, ऐसे ही क्या था, दूसरी आइटम क्या रहती थी, मैच फंड को भी आप लायबिलिटीज़ में दिखाएंगे और मैच के एक्सपेंसेस भी हैं यहाँ पे, वो भी आप लेस करके दिखाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जिनके आगे CB लिखा है क्या वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। CB का मतलब है क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके जाना है। जो रिसीप्ट्स होंगी, रिसीप्ट साइड होंगी, वो लायबिलिटीज़ में जाएंगी, और जो आपकी पेमेंट्स होंगी यानी आपके खर्चे होंगे वो आपके कहाँ जाएंगे, एसेट्स में जाएंगे। ये ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा, कैपिटल फंड जो इस बैलेंस शीट में था वो भी आपने उठा लेना है 138900 का। वो ले जाके उसमें जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर में सरप्लस निकला है वो इसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे पहले आप कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते थे जब लास्ट ईयर आप बैलेंस शीट बनाते थे +1 में, आपको जब सिखाई गई थी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, कैपिटल फंड को उठाना है कैपिटल की जगह पे, और उसमें प्रॉफिट की जगह क्या ऐड करना है, सरप्लस ऐड करना है। उसके बाद आपका बैलेंस शीट का टोटल, क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल आपका इक्वल आएगा। ओपनिंग का इक्वल नहीं आया था, ओपनिंग में बैलेंसिंग फिगर निकला था, वहाँ कैपिटल फंड निकला था, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है उसमें आपका टोटल इक्वल आएगा। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है।